हेलो, नमस्कार। और आज 8 अगस्त 2020 की शाम को स्वागत है आप सबका आज के लाइव प्रोग्राम में। और जैसा कि हमने आपके पहले बताया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि जो आर्यंस थे, जो हमारे पूर्वज थे, कैसे रहते थे वो और क्या क्या उनकी आदतें थी। What were their habits? What kind of food they ate? What were the thinking and thoughts at that point in time? And is there a way that we can do a deep dive and go and know about कैसी ज़िंदगी थी हमारे पूर्वजों की, आर्यंस की। तो इसी सोच के साथ आज आप सबके सामने हाजिर हूँ। आज जो हम बात करने वाले हैं इसमें हम एक काफ़ी फेमस ऑथर हैं, डॉक्टर के टी आचार्य, और उनकी एक बड़ी शानदार किताब है और उस किताब का नाम है द स्टोरी ऑफ आवर फूड, एंड विच इज़ ऑल्सो शायद एक पहला अपनी तरह का एक मैं बोलूँ कि एक कंपाइलेशन है जिसमें कि उन्होंने वैदिक काल से लेकर के अभी तक की इंडियन फूड में क्या क्या चेंजेस हुई हैं उसके ऊपर में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। हाय हाय सौरभ, वेलकम। एंड अभी एक और किताब मेरे हाथ लगी है जो द फास्ट एंड फीस्टिंग द हिस्ट्री ऑफ फूड इन इंडिया। दैट इज़ ऑल्सो गुड कंपाइलेशन, एंड उसके ऊपर भी हम बाद में आपसे बात करेंगे। हालांकि एक आपको एक न्यूज़ बताना चाहूँगा विच इज़ वेरी वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ इज़। प्रणाम पापा, स्वागत है आपका। आपने स्पेसएक्स का नाम सुना होगा। स्पेसएक्स इज़ अ कंपनी विच इज़ रन बाय एलॉन मस्क, एंड मिस्टर एलॉन मस्क ने एक ऐसा काम किया हुआ है कि मिस्टर एलॉन मस्क पूरी दुनिया में 40,000 सैटेलाइट्स छोड़ना चाहते हैं। 40,000 सैटेलाइट्स, और उनकी जो सोच है कि ये सैटेलाइट्स फ्री रहेंगी, मतलब वो पूरी मानवता को यूज़ करने के लिए फ्री रहेगी और कुछ पैसे नहीं देने होंगे। अभी उनकी जो टोटल बजट है वो $40 बिलियन की है। अब उसमें कंपटीशन आ गई है। कंपटीशन कौन कर रहे हैं? तो अमेजॉन, मिस्टर जेफ बेजोस का नाम सुना होगा आपने। जेफ बेजोस साहब ने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है कुइपर। कुइपर जो है वो भी खुद के 4,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाली है। हालांकि स्पेसएक्स पूरी दुनिया को कवर करने की सोच रही है और कुइपर का अमेरिका और यूरोप के ऊपर में ज़्यादा ध्यान है। आगे ऐसा भी होने वाला है कि अफ्रीकन कंट्रीज में, काफ़ी गरीब देशों में टैबलेट्स फ्री में बांटे जाएंगे कंपनियों द्वारा, जैसे गूगल है, जैसे आवाज़ कम आ रही है पापा, एक नई डिवाइस यूज़ हो रही है उसकी वजह से बताइएगा। मैं माइक को अपनी थोड़ी और पास ले लेता हूँ। तो काफ़ी कंपनियां जो हैं वो क्या अभी प्लान कर रही हैं कि हम फ्री में लोगों को टैबलेट्स देंगे, फ्री में इंटरनेट देंगे। तो आप बोलेंगे तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है कि ऐसे लोग जो कभी भी इंटरनेट पे कुछ चीज़ें नहीं खरीद पाए, उनको भी एक तरह से प्रलोभन मिले और वो इंटरनेट से आके सामान खरीद सके। अब बताइए, ये एक तरह से मार्केट को आगे बढ़ाने वाली बात है। तो हम जहां इस तरफ बात कर रहे हैं कि कंपटीशन ऊपर आसमान में नहीं, अंतरिक्ष में पहुंच गया है कि कैसे आप अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट्स छोड़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट ले सकते हैं, वही हम जा रहे हैं आज से 3500 साल पीछे, 4,000 साल पीछे। ये मोटा मोटा लेकिन ये कहना है हिस्टोरियंस का कि वेदों की शुरुआत तब हुई थी, वैदिक कल्चर तब से चल रही थी। हालांकि इसके ऊपर में भी डाउट है और अलग अलग रिसर्चर्स अलग अलग बात करते हैं, मैं आगे बात करूंगा उसकी। तो हम जा रहे हैं वापस सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, और उसके बाद तो सिंधु घाटी सभ्यता तो खाली बलूचिस्तान और गुजरात तक सीमित रह गई थी, लेकिन उसके बाद आए आर्यंस, जैसा कि हिस्टोरियंस बताते हैं। आर्यंस मतलब क्या है? तो नोमैडिक, ऐसे लोग, अरुण नायक जी स्वागत है आपका। ऐसे लोग जो कि खाना बदोश वाली जिंदगी जीते थे, खेती का काम करते थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, जंगलों में रहते थे। तो जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में आपने देखा और पढ़ा होगा कि इन्होंने बड़े बड़े शहर बनाए थे। मतलब मोहनजोदड़ो और शहर में तो 40,000 लोग एक साथ रहते थे। तो आर्यंस जब भी आए और जो वैदिक काल की शुरुआत हुई है, तो उस समय में
मतलब एक शहर बसाने के ऊपर में ज़्यादा ध्यान न हो करके इनकी ज़िंदगी मोटी मोटी एक नोमैडिक ही ज़िंदगी थी। हालांकि इनकी ज़िंदगी ज़्यादा डीपर थी, डीपर इन द सेंस कि इनको गांव की ज़िंदगी पसंद थी और साथ के साथ ये प्रकृति पे बहुत ज़्यादा सोच करते थे, विचार करते थे और बड़ी बड़ी डीप फिलॉसफीज निकालते थे और बातें करते थे कि मानव क्या है, मानव इस पृथ्वी पे आया है तो क्यों आया है और क्या कुछ काम कर सकते हैं क्या हम। वैदिक काल के दौरान ही आर्यंस ने डेवलप की, शुरुआत की है संस्कृत की एज अ भाषा। अभी देखिए लिखना बाद में आया है लेकिन श्रुति जो है वो बहुत पहले से चल रही थी। तो श्रुति की प्रथा कैसे थी, मेमोरी से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसको पास ऑन करना। तो यहां तक बोला गया है कि वेद भी बाद में लिखे गए हैं बट उसके पहले कितने जनरेशन्स तक एक गुरु से शिष्य परंपरा में बोल बोल करके आगे बढ़ते रहे हैं। तो सबसे पहले जिस वेद की बात और व्याख्यान आपको देखने को मिलेगी वो है ऋग्वेद, जिसको 3500 साल पुराना माना गया है। ऋग्वेद के 300 साल के अंतराल के अंदर में ही आपको यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का भी मिलता है, जो क्रोनोलॉजी मिलती है। और इसमें बड़ी अच्छी तरह से आपको वैदिक लाइफ जो है, जो कल्चर है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसके बाद आपको ब्राह्मणास, उपनिषद, अरण्य का, ये सब किताबें देखने को मिलती है जिसमें आर्यन लोग जीते कैसे थे, सोचते क्या थे और किस तरह की उनकी आदतें थी, इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी मिलती है। तो आर्यन लोगों में जैसे मैंने पहले बताया कि एग्रीकल्चरिस्ट थे, वो खेती का काम करते थे। तो एक चीज जो देखी गई है, नोटिस की गई है कि उन्हें तभी हल चलाना आता था कि दो बैल को लेकर के हल कैसे चलाया जा सकता है, और खेती मेन काम था आर्यंस का। पानी जो है, सिंचाई के लिए पानी, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो आर्यंस पूर्वज थे, वो जो व्हील होती है, घड़ा बांध करके और पानी को नहर से निकालना, पानी को वेल से निकालना, ये टेक्नोलॉजी तभी भी थी। वो जानवर एक बैल से चलता, रहट बोलते थे हमारे यहाँ उसको, बचपन में देखे, मैंने तो नहीं देखा। मैंने जब से हमारी पैदाइश हुई है तो पंप देखे हैं हमने, बोरिंग्स देखे हैं, नाम सुना है, बट ये रहट का इस्तेमाल और ये वैदिक काल से चला आ रहा है। हमारे जो पूर्वज थे उनको ये भी मालूम था कि नदी से कैसे पानी निकाल सकते हैं, तो नहर बनाने की भी सुविधा उस समय देखी गई है। अभिनव जी, स्वागत है आपका। बार्ली का इस्तेमाल एक बहुत ही प्रोमिनेंटली देखा गया है और इसको एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये पहले तरह का खाना था जो कि वैदिक काल में हमारे पूर्वज खाया करते थे। हालांकि धीरे धीरे उसके बाद चावल का प्रचलन जो है वो काफी बढ़ा और चावल का इस्तेमाल चालू हुआ। अब चावल जो उगाया जाता था उसमें बड़े क्लियर स्टेप्स बताए गए हैं जो वैदिक लिटरेचर में आपको मिल जाएंगे, जैसे सोइंग है, फिर पानी पटाना है, फिर सीडिंग करना है, उसके बाद उसको उठा के बिचरा निकाल के ट्रांसप्लांटेशन करना, फिर उसमें से जो घास पात आ जाते हैं उनको हटाना, फिर कैसे उसको पानी पटाना है, उनको कैसे जानवरों से प्रोटेक्ट करना है, फिर उसकी कटाई कैसे होगी और बाद में उसकी थ्रैशिंग कैसे होगी। ये सारे प्रोसेस आपको वैदिक का मतलब 3500 साल पहले ये सब लिखा हुआ है। बताइए, मुझे और भी जो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, दे न्यू हाउ टू यूज फर्टिलाइजर के, खाद का कैसे इस्तेमाल हो सकता है। खाद में क्या इस्तेमाल करते थे, काउडंग, गोबर का इस्तेमाल होता था, और ऑयल केक, जो खल्ली होती है, खरी होती, जो जैसे मस्टर्ड सीड से हमने जो तेल निकाला उसके बाद जो खरी बचती है उसका इस्तेमाल होता था। यहाँ तक वैदिक काल में साइलेज पद्धति की भी जानकारी थी। अब साइलेज पद्धति, अभी हरी घास को काटकर और उसे मिट्टी से ढक दिया जाए जिसमें ऑक्सीजन नहीं जाए, और वो जो सर के खाद बनती है वो काफी अच्छी खाद होती है। आपको ये भी जानकर आश्चर्यजनक बात लगेगी कि कीड़ों को भगाने के लिए अलग अलग तरह के इस्तेमाल किए जाते थे पेस्टिसाइड्स, जिसमें प्रमुख थे नीम का पेस्ट लगाना, सोप नट जिसको रीठा बोलते हैं, रीठा का इस्तेमाल होता था, सरसों के पाउडर का इस्तेमाल होता था कीड़ों को भगाने के लिए, हींग का इस्तेमाल होता था, और यहाँ तक कि इंसेक्टिसाइड में दूसरे कीड़ों को भगाने के लिए यहाँ तक कि राख का भी इस्तेमाल होता था। तो अभी मुझे याद आ रहा है कि गांव में बचपन में देखा है हमने कि कुछ पौधे होते थे उसके ऊपर में राख छीटा जाता था कि जो वो प्रोटेक्टेड रह सके।
क्रॉप रोटेशन की परंपरा थी। उन्हें मालूम था कि क्रॉप को और खेत को रेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लगातार एक के बाद एक फसल नहीं ले सकते। ये 3500 साल पुरानी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। जो धान होती थी, धान को उगाया जाता था। धान उगाने के बाद इमीडिएटली फॉलो होती थी लेंटिल्स, दाल आते थे, बीन्स आते थे, मटर की खेती होती थी, बार्ली, वीट, लिनसीड, इनकी खेती जाड़े के समय में की जाती थी। इनफैक्ट यजुर्वेद में एक श्लोक है। उस श्लोक में कितने खाने की चीजों की बात की गई, मैं खाली पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको। दूध है, सत्व है, घी है, शहद है, चावल, बार्ली, तिल, राजमा, सेम, गेहूं, दाल, मिलेट्स, ग्रेन और बहुत सारी चीजों की बात एक श्लोक में की गई है। कितनी कमाल की बात है ये। और भी चीजें, जैसे एक चीज जो देखने के लिए आई कि जो खेती का जो मेन खेती थी वो गांव के अंदर में होती थी। जैसे आप किसी तरह का अन्न उगा रहे हैं तो उस अन्न को गांव के बीच में उगाते थे जिससे जानवरों से उसकी रक्षा हो सके। लेकिन जहां तक फ्रूट्स और वेजिटेबल उगाने की बात होती थी उसको बाद में अपने गांव के इर्द गिर्द ही फ्रूट्स और वेजिटेबल की जाती थी। तो अभी मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अभी याद आ रहा है कि आप किसी भी आज भी हमारे गांव को देखने जाएं तो गांव की जो बॉर्डर होती है ना, उसके चारों तरफ काफी वृक्ष होते हैं और गांव बीच में होता है। तो इट्स काइंड ऑफ प्रोटेक्शन ऑल्सो। सौरभ लिख रहे हैं बनाना ट्री में राख डाला जाता था। मैंने यहां तक बैंगन में भी देखा, और पापा बताएंगे कि बैंगन के ऊपर भी हमने राख का इस्तेमाल होते देखा है। जसवाल जी, स्वागत है आपका। और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, तो ये तो हो गई। और जहां नदी के किनारे हम रहते थे वहां के नदी के बैंक्स पे पंपकिन और अलग अलग तरह के जो जैसे खीरा है, जैसे तरबूज है, इन सब का जो लतरने वाली पौधे होती हैं उनकी खेती की जाती थी। जहाँ पे पानी ज़्यादा लगता था, पानी की बहुतायत होती थी, वहाँ पे पेपर उगाए जाते थे, अंगूर की खेती होती थी और शुगर केन की खेती होती थी। जहाँ तक वेजिटेबल और रूट क्रॉप्स हैं, इनको कुएं के आसपास उगाते थे। और अभी मुझे सडनली ये पढ़ते हुए ख्याल आया कि हमारे गांव में भी जो कुएं के आसपास में अक्सर आपको एक कद्दू का पौधा दिख जाता, आजू बाजू में आपको वहाँ पे ये दिखता था, हमें पुदीना दिखता था, पुदीना। और ऐसा था कि जहाँ पे वहाँ बर्तन धोया जाता था, उस बर्तन धोने के क्रम के दौरान ही वहाँ पे आजू बाजू में आपको हरी काफ़ी चीज़ें मिल जाती थी। एक और है जहाँ पे बरसात में पानी जमा हो जाए जिस खेत में, बाद में उसमें अच्छी फसल होती थी तो उसको ग्रीन हरी फसल उगाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हमारे यहाँ उसको चौरी बोलते हैं। उसका कॉन्सेप्ट भी वैदिक काल में देखा गया है। और जहाँ तक फ्रेग्रेंट प्लांट्स हैं, जो मेडिसिनल प्लांट हैं, उनको उगाने के लिए एक आरी का इस्तेमाल और खेत में मेर बना करके उसको उगाना, ये देखी गई है। तो ये तो एग्रीकल्चर की बात हो गई। कुकिंग किस तरह की थी? हमारे जो पूर्वज थे वो 3500 साल पहले किस तरह की कुकिंग किया करते थे? बार्ली, जैसा हमने पहले बताया कि मेन चीज़ थी जिसका इस्तेमाल होता था, और बार्ली को फ्राई करते थे, घी में फ्राई करके। और एक बड़ी फेमस डिश थी उनकी, जौ के लड्डू जिसको बोल सकते हैं आप, कि उसको फ्राई करके और रोस्ट करके फिर घी में मिलाया जाता था और उसकी बॉल बना के उसमें शहद लगाई जाती थी। और ये बताया जाता है वैदिक काल में बहुत ही फेमस स्वीट हुआ करती थी। चावल को या तो दूध में या पानी में पकाते थे और फिर उसको खाते थे घी के साथ, दही के साथ, तिल भुना हुआ होता था उसके साथ खाते थे, और अलग अलग तरह के जो मीट होते हैं उसके साथ भी इसको खाया जाता था। पफ्ड राइस का कॉन्सेप्ट मालूम था हमारे पूर्वजों को, जो हम मुढ़ी बोलते हैं, कुरमुड़े बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट उनको मालूम था। या तो उसको ऐसे ही खाते थे या फिर दूध के साथ भी मिलाकर खाया जाता था। चिवड़ा मालूम था, पुर्थका उसको बोलते थे। एक अलग खाना है जिसका नाम था चित्राना, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन डिश बने तो उसको चित्राना बोलते थे। बताइए इसका वर्णन। अब ये मैं समझ नहीं पाई, लेकिन खिचड़ी का अलग से जिक्र है। चित्राना क्या होती थी? अगर आप में से किसी को किसी कल्चर में चल रही है तो जरूर बताइएगा। कॉमन जो दाल थे जो हमारे वैदिक काल में इस्तेमाल किए जाते थे और आर्यन से इस्तेमाल करते थे, मशा, उड़द दाल, मूंग जिसको मुदगा बोलते हैं, और तीसरा है मसूरा। मसूर की दाल का भी इस्तेमाल देखा गया है। अब दाल में उसको पानी में भिगोना, फिर उसको पीसना और फर्मेंट करना भी हमारे पूर्वजों को आता था। यहाँ तक कि उड़द दाल का फर्मेंट करके तो जो एक वड़ा बनता था उसका नाम भी है वटकाज, और वटकाज काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी। खीरिका,
एक व्यंजन है जिसका जिक्र आपको वैदिक टेक्स्ट में मिलता है, वो खीर है, जिसमें चावल, दूध और गुड़ डाल के, मीठा डाल करके उसको बनाया जाता था। परपताज, परपताज सुनने में ऐसे लगता है, लेकिन इसको पापड़ का नाम परपताज था। हमारे वैदिक काल से पापड़ बनाने की प्रथा चली आ रही, 3500 साल पहले की बात है। खान पान में आर्यंस को दूध बहुत पसंद था, क्योंकि गाय से बड़ा ही क्लोज रिलेशन था। और इनफैक्ट अभी भी आप हमारे देखें ना, हमारे वंश को गोत्र बोलते हैं, तो गौ, गोत्र, गोविष्ठी, इनफैक्ट गाय के लिए कई लड़ाइयाँ भी होती थी। तो दही का इस्तेमाल आता था। एक दधानवत क्या है, हमारे पूर्वजों को नींबू डाल के मिल्क प्रेसिपिटेशन की टेक्निक मालूम थी कि कैसे आप दूध में अगर नींबू डालें तो आप उसका छेना बना सकते हैं, और उस पर वजन डाल के वो पनीर बनाने की कला भी आज से 3000 साल पहले जानते थे। घी को मेनली तलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और एक और डिश का नाम देखा गया है, वो है शिखारणी। ये हमारे आज की श्रीखंड का एक पुराना नाम है। बटर मिल्क बहुतायत में इस्तेमाल होती थी। और जैसा हमने पहले भी एक बार आपको बताया कि दूध को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाए, उसके लिए तो बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी उन्होंने खोज के रखी थी। और वो टेक्नोलॉजी थी कि जो कॉटन का कपड़ा होता था उसको दूध में डुबोते थे और फिर उसको सुखा देते थे, और फिर उस कपड़े को फोल्ड करके कहीं भी लेके गए जहां दूध नहीं मिला और उनको दूध की तभी जरूरत होती थी, तो तभी उस कपड़े को गर्म पानी में डाल दिया, तो उसमें जो मिल्क पाउडर था वो उनको वापस एक दूध मिल जाया करती थी। तो दूध खराब हुए बिना कैरी करना भी वैदिक काल में लोगों को पता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे ये बात। वेजिटेबल्स में कमल का जड़, कमल के फूल, कमल की स्टेम देखी गई है। खीरा देखा गया है, करेला है, पालक है, बहुतायत में देखी गई है। फ्रूट्स में डेट, मैंगो, जामुन। इनफैक्ट जामुन से याद आया कि जम्बू द्वीप क्या है, जम्बू द्वीप को इस काल में मानव के रहने की जो जगह है, जो पृथ्वी है, उसको जम्बू द्वीप का नाम दिया गया है। और फलों में कोकोनट है, बनाना है, कटहल देखी गई, अंजीर देखी गई, अंगूर है, ऑरेंजेस है और लाइम है। घी का बहुत बहुत ज्यादा महत्व, मतलब घी को सबसे ऊपर माना जाता था, और बाद में धीरे धीरे तिल के तेल, कोकोनट और मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करना वैदिक में काल में हमारे आर्यन पूर्वजों ने सीखा। अब मसालों की बात करते हैं क्विकली। मसालों में टर्मरिक बहुत फेमस थी, मस्टर्ड का इस्तेमाल होता था, पिपली का इस्तेमाल होता था, क्योंकि उस समय याद रखिए लाल मिर्च हमारे वैदिक काल में नहीं थी, तो काली मिर्च का इस्तेमाल होता था। हींग थी, जीरा थी, क्यूमिन सीड्स, अदरक थी, लवंग का इस्तेमाल जानते थे, और अलग अलग तरह के सिरकों का भी इस्तेमाल करना जानते थे। चावल को फर्मेंट करके सुबह सुबह में एक हेल्दी मॉर्निंग ड्रिंक पी जाती थी। और जहां तक खाने में आई तो मीट की बात, हाई सौगाता, मीट अलग अलग तरह के खाए जाते थे। और ये बड़ी डाइकोटोमस बात है कि बाद में तो हम जाके जो बौद्धिक काल आया, बुद्ध आए, महावीर आए, उसके बाद धीरे 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 हिंदुओं में भी वेजिटेरियनिज्म की प्रवृत्ति बहुत स्ट्रांग हुई, क्योंकि काफ़ी राजा वेजिटेरियन हो गए। बट अगर आप वैदिक काल में जाएं तो उस समय मीट तो बहुतायत में इस्तेमाल होती थी। मीठे के लिए शहद का इस्तेमाल है, गुड़ का इस्तेमाल है, और वो क्रिस्टलाइज शुगर भी बनाना जानते थे। यहाँ तक कि खाने की चीज़ों में समोसा और मोदक का भी नाम देखा गया है। हालांकि एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उस समय आलू बहुत बाद में आया है, तो उस समय आलू नहीं थी। पायसा की बात की गई है, जिसमें चावल को दूध में और घी डालकर और गुड़ डालकर, तो पायसम अभी भी आपके साउथ में हमारे बिल्कुल पायसम नाम से ही मिलता है। नमक में सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट का इस्तेमाल 3000 साल पहले। पानी का इस्तेमाल, पानी पीने के लिए बारिश का पानी जमा किया जाता था पॉन्ड्स में, और उसको फिल्टर करने के लिए कमल का पौधा लगाया जाता था। और कमल को माना जाता था कि वो गंदगी को साफ कर देती है और पानी को पीने लायक बनाती है। पानी और दूध को स्ट्रिक्टली बॉयल करके ही इस्तेमाल करना था। वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रूल वाज देयर कि पानी आपको बॉयल करके पीनी है, दूध बॉयल करके पीने हैं। अभी देखते हैं सैनिटेशन और हाइजीन के ऊपर में आर्यन लोगों की क्या प्रथाएं थी। किचन को बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती थी, जहां पे जो खाना बनाने वाले हैं उनको स्नान करके जाना होता था, और खाना बनाना खत्म करके ही बाहर आते थे। अगर बीच में बाहर आए, वापस स्नान करना है। जो लोग खाने जाते हैं उनको हाथ, मुंह और पैर धोकर अंदर जाना होता था, और जमीन पे बैठकर खाना खाया जाता था। ये धर्म के साथ भी इसको जोड़ा गया है, लेकिन ये हाइजीन के बड़े ही अच्छे प्रिंसिपल्स हैं। खाने को हमेशा डिस्पोजेबल प्लेट्स में खाते थे।
तो सबसे कॉमन तो थी केले के पत्ते में खाया जाता था, बाकी बनियन ट्री के पत्ते को भी इस्तेमाल किया जाता था। हाय विकी, वेलकम। मतलब पालस के जो पत्ते हैं ना, पालस एक पौधा होता है, हमने तो इनफैक्ट गांव के भोज में बचपन में भी देखा है कि खाना हमें पत्तों के ऊपर खिलाया जाता था। अभी एक दुख की बात है कि गांव के भोज में भी वो पालस के पत्तों से बना हुआ पत्ता गायब हो गया है। केले का पत्ता कभी कभी मिल जाता है, बट गांव में भी थर्मोकोल और प्लास्टिक के प्लेट्स पहुंच गए हैं, विच इज़ काइंड ऑफ डिस्टर्बिंग फॉर मी। सो हालांकि साउथ में मैं सल्यूट देना चाहूँगा, साउथ के जितने भी मेरे मित्र हैं उनको, कि वहाँ केले के पत्ते का खाने में इस्तेमाल अभी भी खाना परोसने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। आप बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाएं, फिर भी आपको इवन इन दोज रेस्टोरेंट्स यू विल फाइंड दैट के प्लेट में आपको भले किस मेटल का प्लेट हो, बट वो केले का पत्ता उसमें काट के डाल के देते हैं। मुकेश जी, स्वागत है आपका। पानी पीने के ऊपर में आर्यन लोगों का एक खास ध्यान था। पानी कभी भी, जैसे हम ये ग्लास उठाई और हमने ऐसे पानी पी, सो माई लिप्स आर टचिंग द पॉट, बट उस समय पानी को पोर किया जाता था, और या तो मेटल की जो कंटेनर होती थी उससे डायरेक्टली पोर करते थे, अदरवाइज इवन पलास के पत्तों से भी कप बनाई जाती थी जो डिस्पोजेबल होती थी। तो आइडिया ये था कि अब मैंने पी और उस ग्लास से कोई दूसरे ने पी, तो इट मे बी कॉन्टेजियस, इट मे कम्युनिकेट माई जर्म्स टू दैट इंडिविजुअल, बट ये डिस्पोजेबल चीजें में इस्तेमाल करने से वो कंटैमिनेशन नहीं होती थी। एक और बड़ी स्ट्रिक्ट बात थी जो कि आप अभी गौर करके देखें कि खाना बासी नहीं खाने की प्रथा। खाना हमेशा फ्रेश बनता था, और कुछ भी खाना जो अभी सुबह में बना उसको शाम को इस्तेमाल नहीं करते थे। मुकेश जी, स्वागत है आपका। और हमेशा खाना फ्रेश बनता था। स्पॉइलेज होने की बात देखिए, अब अपने खुद के नॉलेज से एक सोच के देखिए, हम तो गर्म देश हैं, तो हमारे यहाँ खाने की चीज़ें जल्दी खराब होती थी। तो उस समय हमारे पूर्वजों ने सीख लिया था, जान लिया था कि खाना अगर हम एक टाइम का खाना दूसरी बार खाएं तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। पानी को हमेशा बॉईल करके और फिर ठंडा करके ही पिया जाता था। इवन दूध में भी ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते कि दूध बिना बॉईल किए आयरन से इस्तेमाल नहीं करते थे। और हाइजीन को, ये जो साफ सफाई की जो प्रैक्टिस है ना, इसको अपने धर्म के साथ जोड़कर ऐसे प्रथाएं बनाई गई कि लोगों ने उसका इस्तेमाल करना चालू किया। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जो हमने पहले भी बात की, कच्चा फूड और पक्का फूड की। तो कच्चा फूड क्या है? बॉइल्ड राइस, चपाती, दाल, ये कच्चा फूड हो गया। पक्का फूड डीप फ्राइड चीजें, जैसे चिवड़ा है, बूंदी है, मुरकू अभी भी मिल रही है, और मुरकू का तभी भी जिक्र है। इन चीजों को ट्रैवल में ले जाने के लिए उपयोग किया जाता था। पक्का खाना जो है वो आप अपने पड़ोसियों से बांट सकते थे, अपने रिश्तेदारों को दे सकते थे। कच्चा खाना देने की मनाही थी किसी दूसरे के लोगों को। अब देखिए, इसमें आप जोड़ कर देखिए तो इसको, ये दिस इज लिंक टू द कंटामिनेशन ऑफ फूड। जो चावल है, दाल है, इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकते हैं, लेकिन जो डीप फ्राइड चीजें हैं विच आर डिवॉइड ऑफ मॉइस्चर, उसमें बहुत कम ही बैक्टीरियल कंटामिनेशन होने के चांसेस होते हैं। राजीव जी कुछ लिख रहे हैं, मे आई नो प्लीज दैट वैदिक एरा एंड आर्यन पीरियड बोथ आर सेम। जी हाँ राजीव जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि अभी तक की जो हमारी हिस्टोरिकल जो डेटा है जिससे हम रेफरेंसेस ले रहे हैं, उसमें यह बताया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता खत्म होने के बाद वैदिक काल की शुरुआत हुई है। और हालांकि इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, डॉक्टर राज वेदम हैं जो कि यूएसए से एक बड़ी अच्छी थिंक टैंक चलाते हैं। तो वो अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिसर्च कर रहे हैं जो कि हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को चेंज कर रहा है, क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, और हमेशा इतिहास के बारे में कहा जाता है कि जो जीतता है वही इतिहास लिखता है, तो भारत का जो इतिहास है वो अंग्रेजों द्वारा लिखा गया है। तो फ्रॉम हक्सले टू मुलर, मैक्स मुलर एंड ऑल, तो अभी हमारे जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर में रिसर्च चालू की है। मैं आगे के एपिसोड्स में आपसे ज़रूर बात करूंगा। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट कि आर्यंस बाहर से आए और द्रविडियंस, एंड ये कॉन्सेप्ट भी कंट्रोवर्शियल है, तो उसके बारे में देखेंगे। हालांकि हम जिस अभी बुक की बात कर रहे हैं, जो डेटा कोट कर रहे हैं, उसमें क्लियरली बताया गया है कि आर्यंस इंडो ईरानियन ओरिजिन से थे, ईरान के पास रहने वाले थे। रशिया के आसपास में शुरुआत हुई, कुछ लोग यूरोप की तरफ चले गए, कुछ सेंट्रल एशिया में आए, खाइबर पास होते हुए आए। बट एज पर हाइपोथेसिस आर्यंस कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आई अग्री, इसके ऊपर में रिसर्च काफ़ी है, हालांकि हमारे टेक्स्ट बुक में अभी यही पढ़ाया जा रहा है। तो
मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आर्यंस, और इसमें अभी तक तो जेनेटिक प्रूफ भी आई है विच इज़ अ सब्जेक्ट फॉर अनदर डे, कि हमारी जो द्रविडन लोगों की जो जीन्स और हमारी जो जीन्स है बिल्कुल, और हमारी जो डीएनए है बहुत बहुत मैच करती है। तो हम किसी दूसरे दिन उसके ऊपर बात करेंगे। हालांकि ये जो रेफरेंसेस अभी हमें वेस्टर्न सोर्सेज से मिल रहे हैं उन सब में ऐसा बताया गया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म होने के बाद वैदिक काल की शुरुआत हुई। अब इसमें आप एक ये भी सोच के देख सकते हैं कि जो क्रिश्चियंस थे और क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं, उनके हिसाब से, उनकी माइथोलॉजी के हिसाब से 3000 साल के पहले तो कुछ इतिहास ही नहीं है। अभी यहाँ हमारे भारत में अलग अलग जगहों पे खुदाई में अभी रिसेंटली कुछ एक 10 एक साल की खुदाई में इतनी पुरानी पुरानी चीजें मिली हैं जो हिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट को तोड़ देगी। बट उसको डीप डाइव करने की ज़रूरत है, उसमें बहुत सारे रोक भी है। एनसीईआरटी की किताबों में बहुत जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें पढ़ाई गई हैं, हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो आर्यन जो खाने की कल्चर थी उसमें घी का बहुत प्रधानता थी, घी को सबसे उत्तम मानते थे और बाकी तेल को उसके नीचे। तो जो घी अफोर्ड नहीं कर सकता है वही दूसरे तेल का इस्तेमाल करता था। What were the kind of ethical ideas about food which Aryans had? तो एक सोच थी कि जो इंसान है ना वो खाने की भिन्न भिन्न चीज़ों की वजह से ही जो इस प्रकार का होता है उस प्रकार से बनता है। और हम जो हैं हम खाने से बने हैं, और खाने की जो प्रकृति होती है वो ना केवल हमें जीने की क्षमता दे रही है, ना केवल स्वाद दे रही है, ना केवल न्यूट्रिशन दे रही है, बल्कि हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, हम थोड़ी और बात करेंगे। German also claiming that they are Aryans but our DNA not match with us and match with Dravidians। अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो इनफैक्ट ये जो आर्य जो है, एक और मैं इसमें डिफरेंशिएट करना चाहूँगा हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए, कि एक तो आर्यन जो शब्द है, हम आर्यन नहीं बोलते थे खुद को, हम आर्य बोलते थे। और ये आर्य शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते थे? आर्य शब्द का इस्तेमाल होता था श्रेष्ठ पुरुष के लिए, जो कि श्रेष्ठ हैं, हमारे से उम्र में बड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए आर्य शब्द का इस्तेमाल होता था। और भारत को आर्याव्रत बोलते थे, मतलब अबोर्ड ऑफ आर्यस, आर्य के रहने की जगह को आर्याव्रत बोला गया था। तो ये तो हमारी क्या बताऊं, आपने एक अच्छी सी बात निकाल दी। तो आर्य के ऊपर में थोड़ा सा आते हैं। तो अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप ब्रिटिश ले तो आर्य को इंडो ईरानियन पीपल बोला गया है, जो कि विकिपीडिया में भी आपको दिख जाएगा। लेकिन वेद में आर्यव्रत बोला गया है इंडिया को। और मनुस्मृति में अगर हम देखने जाएं, राजीव जी और पापा अगर सुन रहे हो तो, मनुस्मृति में बताया गया है कि हिमालय से विंध्य तक का जो हिस्सा था वो आर्यव्रत कहा जाता था, जिसमें बे ऑफ बंगाल से लेकर के वेस्टर्न सी तक, इधर हमारे गुजरात कच्छ तक, इसको आर्यव्रत बोलते थे। जो उस समय के जो आर्यंस थे वो वेद को फॉलो करने वाले थे, इंद्र की पूजा करते थे, भगवान की। और हमारे जो वैदिक रिचुअल्स में यज्ञ की बहुत ही प्रधानता थी, यज्ञ किया जाता था। और आर्य जो वेद को फॉलो करने वाले श्रेष्ठ नोबल पवित्र लोग होते थे उनको आर्य बोला जाता था, और ये धर्म का पालन करते थे। उस समय कैस्ट सिस्टम नहीं थी, उस समय ये नहीं आया था कि ये जाति वो जाति, ये नहीं थी। इवन महाभारत में भी, महाभारत में ये लिखा गया है कि आदमी के व्यवहार के हिसाब से वह आर्यन है या अनार्य है। तो आप किस तरह से बिहेव करते हैं, दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ बीइंग आर्य। सो अभी जो बात चल रही है कि हम प्राइमरी रेस हैं, हमारा ओरिजिन इंडिया में हुआ था, बट ये क्रिश्चियनिटी के बिलीफ के हिसाब से फिट नहीं होती है, और ये कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल आपका सही बोलना है। अभी इंडिया में बहुत सारी एक्सकेवेशन हो रही हैं, जिससे अभी पता चल रहा है कि 4000-5000 साल पुरानी चीज़ें निकल के आ रही, जिसको आप वेस्टर्न फिलॉसफी के हिसाब से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मैं रेफर कर रहा हूँ डॉक्टर वेद राजम को, जो कि चलाते हैं इंडियन हिस्ट्री एंड अवेयरनेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, IHAR। तो आप उसके ऊपर में राजीव जी जाके चेक कर सकते हैं। हालांकि ये इंजीनियर हैं, ह्यूस्टन टेक्सास में बेस्ड हैं। इनकी यूट्यूब पे भी आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें इन्होंने आर्यन फिलॉसफी जो वेस्टर्न नज़रिए से उसको तोड़ने की कोशिश की है, और जो ब्रिटिश थ्योरी है उसको भी चैलेंज करते हैं, और इंडियन टेक्स्ट बुक को भी चैलेंज करते हैं। तो ये है आर्य अनार्य। और आपका बोलना सही है कि ये जो इंटरप्रिटेशन है आर्य का, ये वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से है। हम एक डीप डाइव करेंगे अपने जो इंडियन कल्चर के हिसाब से जो नई थ्योरी आ रही है, हालांकि उसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंसेस अभी जुटाने बाकी हैं हम लोगों को।
यजुर्वेदा में हम बात करते हैं। फिर हम आ रहे थे, हमने बात की नमक की, पानी की बात हो गई, हाइजीन की बात हो गई। वेरी गुड। नाउ we were talking about kacha and pakka foods, ethical ideas. Yes, we were at ethical ideas and high value of food. Not only food being हमें खाली सस्टेनेंस नहीं देता है, हमें हमारी खाली टेस्ट न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल क्वालिटीज भी देता है। एंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट आती है सात्विक, राजसिक और तामसिक फूड की, तो उस समय से चली आ रही है। हॉस्पिटैलिटी के ऊपर बहुत बहुत ध्यान दिया गया है। अतिथि देवो भव, गेस्ट को ऑनर देना, खाने का सबसे अच्छा पोर्शन देना। अच्छा, एक और चीज, वैदिक कल्चर के हिसाब से, आर्यन कल्चर के हिसाब से सबसे बेस्ट खाना सबसे ज्यादा किसको देना है प्रधानता खाने में? विधवाओं को। जो हमारे गेस्ट हमारे यहाँ आए हैं उनको, इनफैक्ट इवन जानवरों में भी कुत्तों को और डॉग्स को और क्रोज को खाना खिलाने की बात की गई है। यहाँ तक कि जो भी किसी दूसरे को खाना खिला पाता है उसको एक बहुत ही अच्छी नज़र से देखा गया है और इसको एक बहुत ही धार्मिक कार्य माना गया है। अभी जहाँ तक मेडिसिनल कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो पार्चिंग एंड पफिंग ऑफ ग्रेन्स वाज नोन टू देम। पार्चिंग मतलब किसी चीज़ को बॉयल करना, थोड़ा सा हल्का बॉयल करके फिर उसको कूटना और अलग रखना। अब नाउ साइंस टेल्स यू दैट व्हेन यू पार्च एंड पफ द ग्रेन, नाउ आप उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को तोड़ पाते हैं जिससे वो डाइजेस्टेबल हो जाता है। ये अभी हमें मालूम पड़ा, लेकिन 3500 years back this was in practice. स्प्राउटिंग वॉज वेरी वेरी कॉमन। अब स्प्राउटिंग क्या है? वीट को, रागी को, मूंग को, चना को पानी में पहले फुलाते थे, फिर एक कपड़े में बांध कर रखते थे। 2-3 दिन के बाद उसमें जो अंकुरित हो जाता था उसका इस्तेमाल खाने में किया जाता था। अब नाउ वेस्टर्न कल्चर इज कैचिंग अप ऑन स्प्राउटिंग कल्चर। स्प्राउटिंग इज बीइंग टाउटेड एज वन हेल्थ फूड, बट हमारे वैदिक काल में लोगों को ये पता था कि विटामिन सी 10 गुना बढ़ जाती है, बी ग्रुप डबल होता है, नहीं अभी की साइंटिफिक एविडेंस बता रही है, आयरन ब्रेक्स डाउन इनटू डाइजेस्टेबल फॉर्म्स। बट स्प्राउटिंग अभी पॉपुलर हो रही है वेस्ट में, हमारे यहाँ 3500 साल पहले से चली आ रही है। एक और खाने की टेक्निक है जो कि आर्यंस फॉलो करते थे, दैट वाज पिकलिंग। खासकर 2 तरह के अचार देखे गए हैं, एक तो नींबू का अचार देखा गया है और दूसरा आंवला। इसको पिकल करके रखना। अब दोनों में आप देखिए विटामिन को कंजर्व करने की बात है, विटामिन सी खासकर जो कि सीजनल होता है, हमेशा नहीं मिलता, तो उसको कैसे आप संभाल कर रख सकें। बहुत सारे एक और जो कल्चरली एक बड़ी स्ट्रांग चीज देखने को आई है वैदिक कल्चर में कि ये हरी साग सब्जियों का बहुत बहुत इस्तेमाल देखा गया है। बैलेंस्ड खाने का इस्तेमाल देखा गया। खिचड़ी वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट डिश ईटन विच इज अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ, जिसमें चावल होता है, दाल होता है और घी का भी इस्तेमाल देखा गया है। ढोकला, खमन मतलब फर्मेंटेड टाइप के खाने का इस्तेमाल भी एज ए बैलेंस फूड तब देखा गया था, आज भी चल रहा है। एक दूसरी डॉक्यूमेंट आपको बताना चाहूँगा, अर्थशास्त्र के हिसाब से, ये आज से कुल 2320 साल पहले, अर्थशास्त्र कौटिल्य, मतलब जिनको चंद्रगुप्त के यहाँ आप चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही कौटिल्य के नाम से अर्थशास्त्र लिखी थी। उसमें एक सभ्य आदमी के खाने में क्या चीज़ें लिखी गई है मैं बताता हूँ। चावल 500 ग्राम होना चाहिए एक दिन के खाने में, दाल 125 ग्राम होना चाहिए, तेल 56 ग्राम होनी चाहिए, नमक 5 ग्राम होनी चाहिए। अभी आपको ये जानकर इतनी आश्चर्य की लगेगी इस बात के ऊपर में कि 1987 साल में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो खाने की गाइडलाइन इशू की, उसमें भी प्रोपोर्शन यही था। कार्बोहाइड्रेट वर्सेस प्रोटीन वर्सेस फैट का रेशियो वाज एग्जैक्टली द सेम विच वाज मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र। अभी सुश्रुत संहिता की बात करें तो उसमें हर दिन के खाने में सब कुछ खाने के लिए सलाह नहीं थी। क्या सलाह दी गई है मैं एग्जैक्टली वो पढ़ के बताता हूँ। पुराना चावल खाने की सलाह है जो कि विंटर का चावल हो, मूंग दाल रोज खाने की सलाह है, हरिन का मांस खाने की सलाह है, शहद, बारिश का पानी और सेंधा लवण। वात, पित्त और कफ की आयुर्वेद के हिसाब से कॉन्सेप्चुअलाइजेशन तभी भी चालू हो गई थी। सात्विक, राजसिक, तामसिक खाने के तभी भी बात चालू हो गई थी। उस समय क्या वेजिटेरियनिज्म थी क्या? तो एक चीज देखने आई है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो वैदिक काल में अलग अलग तरह के जानवरों का खाने में इस्तेमाल होता था,
अलग अलग तरह के। जो मीट थे वो कैसे खाए जाते थे, तो रोस्ट करते थे मीट को, उसको इमली के पेस्ट में पकाने की प्रथा देखी गई है, अनार के पेस्ट में पकाने की प्रथा देखी गई है, मीट को रोस्ट करते समय उसके ऊपर घी डालने की प्रथा, फिर उसकी सीजनिंग में नींबू डालने का, काली नमक डालते थे, अलग अलग तरह के फ्रेग्रेंट हर्ब्स डालते थे। तो ये सब जो मैं सोच रहा था कि आप किसी भी मीट को लें, उसको आग के ऊपर पकाएं, उस पर घी डालें, फिर उस पर नमक डालें और अलग अलग फ्रेग्रेंट हर्ब्स डालें, तो फिर मुझे लगा शायद टिक्का तो अभी वही है जो इतनी फेमस चीज़ है, तो इतने सालों से चली आ रही है। वेनिसन की बहुत बात की गई। वेनिसन क्या है? आखेट से लाया हुआ जो खाना होता है। आखेट मतलब जो हंट करके आप लेके आते थे। हाय संध्या जी, थैंक यू। अभी उसको वेनिसन मीट को अलग अलग तरह की चीज़ों में बॉईल करते थे स्पाइसेस के साथ। इसमें कच्चा आम भी होता था, उसके ऊपर में अलग तरह कॉन्डिमेंट्स डाले जाते थे, काली मिर्च का पाउडर बना के डाला जाता था, नमक डाली जाती थी, और उसको गार्निश करते थे मूली के साथ, अनार के बीज के साथ, लेमन डालते थे, अलग अलग हर्ब्स डालते थे, और हींग और अदरक का इस्तेमाल था। बताइए, अभी आप खुद ही ये सोचिए कि इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से आज भी आप कोई मीट या उससे रिलेटेड कोई चीज़ बनाएं तो वो तो स्वादिष्ट हो ही जाएगी। और ये हमें 3000 साल पहले से हमारे यहाँ चली आ रही है। तो ये भी थोड़ी डीप डाइव की कि हमारे यहाँ आज जो वेजिटेरियनिज्म के ऊपर में बाद में ये कॉन्सेप्ट कैसे आ गया हिंदुइज्म में, जो कि वैदिक काल में नहीं था हमारे यहाँ। अभिषेक जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। एंड मुझे जिन चीज़ों में इंटरेस्ट लगती है मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो मुझे बहुत खुशी हुई इसको जानकर। और मेरा भी एक मकसद है कि हमने कहीं ना कहीं अपना जो पुराना इतिहास था 3000-4000 साल पुराना, जो हम एक्चुअल उसको सहेज कर चले आ रहे थे, वो 200-300 साल 400 साल की गुलामी में, चाहे वो जिसकी गुलामी हुई, उसको हम धीरे धीरे भूल गए, और इसको वापस तो लेकर आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका बताना है कि भारत में बुद्धिज्म का कल्चर जो डेवलप हुआ बुद्ध के आने के बाद, हालांकि बुद्ध को भी विष्णु का 10वां अवतार, दशावतार में गिना जाता है, बट उसको तो एक अलग रिलीजन के नाम से अगर मान लीजिए तो बुद्धिज्म आई, फिर जैनिज्म आई, और उसके बाद धीरे धीरे कई राजाओं ने उसको अपनाया। और जब ये राजा ही वेजिटेरियन खाने की बात करने लगे तो प्रजा धीरे धीरे उसको फॉलो करने लगती है। तो कहीं ना कहीं उसके बाद मीट के कल्चर में कमी आई। हालांकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बुद्धिज्म में मीट खाने की मनाही नहीं है। इवन जो भिक्षु थे उनको भी मीट, या जो भिक्षा में अगर आप कोई दे दें तो उनको खाने की इजाजत थी कि आप खा सकते हैं। हालांकि उनको ये था कि आप वो जानवर को अपने सामने वध होते ना देखें। जैनिज्म में वेजिटेरियनिज्म के ऊपर में, यहाँ तक कि किसी भी जीव को नहीं नुकसान पहुंचाने, इसके ऊपर में काफ़ी कल्चरली बात आई। तो अगर आप चरक संहिता देखने जाएं, सुश्रुत संहिता देखने जाएं, तो कुल एक 37-38 अलग अलग प्रकार के खाने की चीज़ों की बात की गई है, जिसमें कि जानवरों का हिस्सा, एक जो मांस वर्ग है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो ये तो कल्चरली हम आगे आगे इवॉल्व हुए हैं, आगे आए हैं। अच्छा देखिए, अभी आर्यन जो काल था उसमें अप्लायंसेस भी यूज़ होते थे। मतलब क्या, साइंटिफिकली हम पीछे नहीं थे। अप्लायंसेस में सबसे एक तो ग्राइंडिंग स्टोन, जो अभी हमारे गांव में मिल जाती है, वो जिस पे मसाला हम पीसते हैं, सिलबट्टा, वो देखी गई। और जो कि पूर्वा जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी इसको कंफर्म किया। जांता मिला है आप में से जिसको सैडल बोलते हैं, सैडल स्टोन होता है जिसपे हम आटा पीसते हैं, उसका देखा गया। सुरपा देखा गया। सुरपा मतलब सूप, वो हमारे गांव में अभी भी हमें याद है, अभी भी इस्तेमाल होती है। वो बैम्बू से बनी होती है, बांस से बनी हुई सूप, जिससे आप अनाज में फंसे हुए कंकर और बाकी चीज़ों को हटाते हैं। तंदूर का इस्तेमाल देखा गया है वैदिक काल से। तो तंदूरी फूड का जो कल्चर है, आग में जहां नीचे से हवा जाती है और हाई हीट के ऊपर में, मिट्टी के ऊपर में चीज़ों को पकाना, ये तब से ये कल्चर चली आ रही है। चूल्हा, मिट्टी का बना हुआ चूल्हा देखा गया है, जिसके ऊपर 3 नॉब होते हैं। अब मुझे ये 3 नॉब सोचते ही याद आया कि हमारे गांव में भी जो मिट्टी का चूल्हा बनता था, वो उसमें भी 3 नॉब होते थे। और जहाँ तक बचपन में देखा है हमने, हमारे यहाँ काम करने वाले लोग उसको बनाते थे। तो एक तो बेसिक ईंट डाल दी उसके एज अ फ्रेम, और उसके ऊपर में फिर मिट्टी में भूसा मिलाते थे गेहूं का, और उसके बाद उसका जो एक स्टिकी पेस्ट होता था उससे शेप देते थे। और वो जो चूल्हा था
और मम्मी पापा सुन रहे हो तो बताइएगा कि ये तो हर दिन उसको साफ किया जाता था। एक बार खाना बन गया तो राख वाख हट गई, फिर उसको नीपा जाता था। नीपना मतलब क्ले पेस्ट, जो मिट्टी है उसको पानी के साथ घोल करके, इट वाज लाइक अ सीमेंट, जिससे उसको एकदम ड्राई करके और काफ़ी नीट हो जाता था। फिर तो जो दोपहर का खाना हो जाने के बाद उसको फिर तैयार करते थे, शाम को फिर वो एज अ फ्रेश मिलता था। तो अभी तो वो चूल्हे वाली कल्चर बंद हो गए, बट मुझे बचपन की याद आ गई। डेली क्लीनिंग एंड ड्राइंग वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिगरी का इस्तेमाल देखा गया है आर्यन कल्चर में, जिसमें यहाँ तक कि जो फ्राइंग पैन की जो कॉन्सेप्ट है और जिस तरह की बर्तन वहाँ देखेगी आज तक ऐसी कंटिन्यू हो रही है, हमारे यहाँ भी आपको मिल जाएगी। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, एज अ कल्चर हमें 3500 साल पहले कोल्हू कैसा होता वो पता था। तो तेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोल्हू का इस्तेमाल करते थे, बैल से चलाई जाती थी। और जिसमें कि आज कोल्ड प्रेस तेल की हम बात करते हैं, ये तभी भी चली आ रही थी। तो ये थी थोड़ी सी डीप डाइव की आर्यन लोग कैसे थे। फिलॉसफी के ऊपर में बहुत ध्यान देते थे, खाने के ऊपर में बहुत ध्यान था, हाइजीन के ऊपर बहुत ध्यान था, अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के ऊपर बहुत ध्यान था, यज्ञ का बहुत महत्व था। और हम आज उस रिलीजियस कॉन्सेप्ट में नहीं गए। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू लर्न कि आज के दिन में हम ऐसी कौन सी जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कोरिलेट कर सके, जो हमारे यहाँ 3000-4000 साल से चली आ रही है। वो है बासी खाना ना खाना, हाइजीन मतलब हाथ पैर मुंह धो करके फिर खाना, डिस्पोजेबल प्लेट्स का इस्तेमाल करना, द कॉन्सेप्ट ऑफ पक्का वर्सेज कच्चा फूड, दैट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट फॉर मी। नॉट यूजिंग ग्लासेस एंड not using your lips for drinking water but pouring it from top. Boiling water, drinking always boiled water, drinking always the boiled milk. एक और जो बड़ी शानदार चीज़ मुझे आज भी आश्चर्यचकित करती है कि दूध को कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, जबकि दूध तो उतने समय खराब हो जाती थी, तो उसको कपड़े में कैसे ड्राई करके फिर साथ में लेके जाना। दिस वर वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स फॉर मी। सो ऑन द अदर हैंड, वाइल वी आर गेटिंग इनटू SpaceX एंड कुइपर, 30,000 अंतरिक्ष में अलग अलग सैटेलाइट्स छोड़े जा रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट देयर आर सम कॉमन इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंसिकल थिंग्स जो हमारे वेदों में चला आ रहा है, इतने हजारों साल से चला आ रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कल वापस मिलते हैं आप सबको एक अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वैक्सीन के ऊपर में काफ़ी बातें चल रही है, हालांकि कुछ कॉन्क्रीट बहुत निकल के नहीं आया, तो मैंने आज उस टॉपिक को नहीं लिया है। But we'll do some deep dive into history, into finding something good for our health, our nutrition, and also for our food for our brain. So thank you so much for joining today. जिन लोगों को नेटवर्क की आज खराबी लगी है, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पे आज बारिश काफ़ी है, हवा भी चल रही है, तो उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है। थैंक यू सो मच राजन, अंचल, राकेश, and Ravi Subramaniam ji for joining here. Hope you liked the episode. We'll see you tomorrow with another interesting topic. Bye bye. Take care. आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you for joining. And if you liked the episode, do share it with your friends and family. Thank you so much. God bless you. कल मिलते हैं. Bye bye.